नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रजत जयंती के मौके पर आयोजित हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी ने की शिरकत। प्रवासियों को बताया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। सत्ता पक्ष ने ठोस नीति बनाने पर दिया सुझाव। विपक्ष ने कहा एक वर्ग विशेष को किया जा रहा टारगेट। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उत्तराखंड आए बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मां यमुना में स्नान कर की पूजा। शीतकालीन प्रवास खरसाली में मां यमुना के किए दर्शन। महिला क्रिकेट लीग का खत्म हुआ इंतजार। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने लिया डिसीजन। 25 नवंबर से शुरू होगी पहली बार महिला क्रिकेट लीग। खिलाड़ी करें निःशुल्क पंजीकरण। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रजत जयंती के मौके पर राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रवासी उत्तराखंडियों का समागम जुटा। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों के उत्तराखंड आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों ने राज्य से दूर रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को संजोकर रखा है। प्रवासी उत्तराखंडी हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बता दें कि एक दिन चले इस कार्यक्रम में कई हस्तियां आई। 2 सेशन में बांटे सम्मेलन में पर्यावरण और महिला सुरक्षा पर चर्चा हुई और आए हुए अतिथियों ने अपने सुझाव दिए। और ये पिछले वर्ष से हमने पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े हैं, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े हैं, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें। और राज्य स्थापना में भी राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। निश्चित रूप से उसमें सहयोग मिलेगा और यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं, यदि वो विकास में रुचि लेंगे तो पूरे राज्य के हित में रहेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न भागों से लगभग 300 से ज़्यादा प्रतिभाग कर रहे हैं। इनके साथ मिलकर हम लोग उत्तराखंड के विकास में प्रवासीगणों का योगदान किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, किस प्रकार से अपनी मातृभूमि से जुड़ सकते हैं, वो इस पर चर्चा की जाएगी। पर्यावरण को कैसे हम और अच्छा बनाएं, कैसे संतुलन बनाएं विकास में, पर्यावरण में, इस पर चर्चा की जाएगी और ओवरऑल डेवलपमेंट पर चर्चा की। राज्य में रजत जयंती पर आहूत हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन रहा। तीसरे दिन भी सदन में राज्य की 25 सालों की उपलब्धियों और आने वाले 25 सालों की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। सदन में विकास योजनाओं, महिला सुरक्षा, मूल निवास और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दों पर भी मंथन हुआ। सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बहस भी देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष एक वर्ग विशेष को टारगेट कर समाज के ताने बाने को बांट रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी मैदानी की गहरी खाई खोदी जा रही है। मेरी विधानसभा विकासनगर है। मैंने अपने विकासनगर विधानसभा में 1 वर्ष पहले 15 किलोमीटर लंबाई में घलद्वानी के बुलपुरा का, उसे आप छोटा स्वरूप कह लीजिए, 15 किलोमीटर पे सिंचाई विभाग के और जल विद्युत निगम के जमीनों पर अवैध कब्जा था बाहर के लोगों का। उस 15 किलोमीटर के कब्जे को हमने किसी की नहीं सुनी और उस 15 किलोमीटर के कब्जे को हटाने का 100% काम किया। देखिए, आज मैंने इस बात पे कड़ी आपत्ति की है, मैदान की और पहाड़ की बात जो कल विशेष रूप से कल उठाई गई है, और उसमें और तिवारी जी की भी नींद के बारे में भी कुछ बोला गया है। अब बताइए, मैंने आज ये कहा कि राज्य कैसे बना, उसका इतिहास बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस कमेटी, बादल कमेटी बनाई और उन्होंने राय दी। हम 200-250 लोग कुल पक्ष में थे
जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार को जोड़ने के पक्ष में। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाए जाने पर अड़िग है। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल की भावनाओं का केंद्र है। इससे पूर्ण राजधानी का दर्जा देने का संकल्प सभी दलों और जनता का है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत तेज़ी से खड़ा हो रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पहाड़, प्लेन, इस तरह की जो बातें आती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। गैरसैंण क्योंकि हम सब लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक केंद्र है। उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ मैदान को लेकर सियासत गरमाती दिख रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे पहाड़ मैदान की खाई और गहरा सकती है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सवाल उठता है कि मैदानी सीट के विधायक विनोद चमोली को क्या मैदानी ही बुरे लगने लगे हैं? देखिए रिपोर्ट। पहाड़ मैदान पर फिर तकरार, सदन के भीतर विधायकों में रार, पहाड़ प्लेन पर गरमाई सियासत, सत्ता पक्ष पर फिर सियासी आफत। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पहाड़ मैदान का मुद्दा गूंज रहा है। विशेष सत्र के दौरान सदन के भीतर बीजेपी के एक और विधायक ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पहाड़ मैदान के बीच की खाई और गहरा सकती है। धर्मपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने खुद को पहाड़ का हितैषी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उत्तराखंड को लोगों ने धर्मशाला समझ रखा है। उत्तराखंडी और पहाड़ बनाम मैदान की हवा घुलते ही हरिद्वार जिले से जुड़े कांग्रेसी विधायक भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड को धर्मशाला बना दिया गया। 10-15 साल पहले आए लोग उत्तराखंड में पैसा कमा रहे हैं और यहाँ का पहाड़ी मुंह ताकता रह जाता है। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य की लड़ाई लड़ने के बाद आज भी उन्हें सुनना पड़ रहा है। आखिर मूल निवास की अवधि क्यों तय नहीं की गई? हम उनको हमें वो सुनने पड़ रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाश मारा। हमको उनको सुनना पड़ रहा है। हम उन लोगों को जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं एक बड़ा सवाल है, एक मूल निवास का प्रश्न है। मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जिसका मूल निवास तय नहीं है? मैं तो चेयरमैन भी रहा 96 में, तब तो यूपी में था। क्यों भाई साहब? सभासद रहा 88-89 में, तब मैं यूपी में था। हम निवास प्रमाण पत्र बनाते थे, लेकिन मूल निवास नहीं बनता था। मूल निवासी को ही बनता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं, जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके लिए राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बन के लाभ ले जाता है और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। यह है मेरा उत्तराखंड। मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मिनी सचिवालय स्थापित नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी क्यों नहीं तैनात किया गया। और जो हमने एजेंडे में जोड़ा वो करके दिखाया, उसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अरे एक आग्रह मेरा आपसे भी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। जब राजधानी हमने उसको घोषित किया है तो क्या वहां एसीएस स्तर का आदमी तैनात नहीं होना चाहिए? क्या इतना समय हो गया? क्या एक एसीएस हमको मिनी सचिवालय के लिए डिप्यूट नहीं करना चाहिए कि जो अवस्था संरचना अवस्थाओं को तैयार करें? क्यों साहब नहीं होना चाहिए क्या?
अभी मैं कहीं किसी कार्यक्रम में तो वहां मुझे बताया गया वहां एजेंट भी नहीं बैठ रहा। अब चीफ सेक्रेटरी चले गए यहां से, वो तो मैं उनके सामने बात करता, वहां पर कम से कम असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी स्तर का आदमी परमानेंट नियुक्त होना चाहिए, जो वहां पर मिनी सचिवालय के गठन के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाए, वहां पर वो सारा स्ट्रक्चर डेवलप करे ताकि हम प्रॉपर ग्रीष्म राजधानी वहां से चला सके। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई विपक्ष को कोई आपत्ति क्या? सदन के भीतर उस वक्त और गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया जब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खुद को उत्तराखंडी बताया और विपक्ष के विधायकों को सिर्फ पार्टी के लोग करार दिया। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूँ भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है, फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो, विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता आप उत्तराखंडी हमनी है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकता तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लड़ खाए तुमने? बात कर रहे हैं कितनी जेलें जेली? लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। मैं बच्चा हूँ, हम उत्तराखंडी हूँ, लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए। बात कर रहे बात, गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया है, बेकार बात करते हो। सदन के भीतर विनोद चमोली द्वारा दिए गए बयान ने एक बार फिर से उस पल को ताज़ा कर दिया जब सदन के भीतर ही सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ मैदान को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मामला इतना गर्माया जिसके कारण प्रेमचंद अग्रवाल को अपना मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। अब बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर बयान दिया है, जिस पर फिर से सियासत गर्माती दिख रही है। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि विनोद चमोली की बात की जाए, चमोली जी की, वो इस राजधानी के 10 साल मेयर रहे और 10 साल से विधायक हैं। यदि देहरादून में अवैध रह रहे सबसे ज्यादा, किसकी जवाब दी भाई? कौन किस पे सवाल उठा रहे हो? सरकार किसकी है? मेयर कौन रहा? और सबसे ज्यादा अवैध देहरादून में बसे हैं, तो उसके लिए कौन जवाब दिए? मैं आपसे कह सकता हूँ कि कहना सदन में और यथार्थ में, मैंने तो सदन के अंदर भी आरोप लगाया कि अवैध बिसाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का, तो भाजपा का है और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बाकी से ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि विनोद चमोली खुद मैदानी क्षेत्र से विधायक हैं और फिर आखिर क्यों बाहरी और मैदानी को इग्नोर कर सिर्फ पहाड़ का खुद को हितैषी बता रहे हैं? क्या विनोद चमोली को मैदानी बुरे लगने लगे हैं? उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने अधिकारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भुवन कापड़ी ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के ठेकों में अधिकारियों द्वारा 15% तक कमीशन वसूला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का बड़ा बयान, अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। विकास कार्यों के ठेकों में अधिकारी वसूलते हैं कमीशन। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। भुवन कापड़ी ने विधायक निधि में भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों के ठेकों में अधिकारियों द्वारा 15% तक कमीशन वसूला जा रहा है, जिससे विधायकों द्वारा आवंटित फंड का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ये आरोप विशेष सत्र के दौरान लगाया गया जब विपक्ष ने सरकार की विकास नीतियों पर जोरदार बहस छेड़ी। भुवन कापड़ी ने कहा कि जिला स्तर के अधिकारियों जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और कार्यदायी संस्था द्वारा विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों, सड़क, स्कूल मरम्मत, पानी की टंकी के ठेकों में 15% कमीशन की कटौती की जाती है। इससे ठेकेदार कम गुणवत्ता का काम करते हैं या कार्य अधर में लटक जाते हैं। राज्य के अधिकारी किसी भी योजना में ये स्थिति हो गई है, पहले उन्हें क्या लाभ होगा उसको देखते हैं, राज्य को क्या लाभ होगा वो उनके लिए सेकेंडरी हो गया है। आप जॉर्ज एवरेस्ट का मामला ही देख लीजिए। सरकार ने 22 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाकर उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद हरिद्वार के ही हमारे महाराज जी को 15 साल के लिए 15 करोड़ में दे दिया। और हमने पिछले विधानसभा के सत्र में पर्यटन मंत्री से भी पूछा कि भाई आप बताइए, आपने जो दिया है उससे राज्य को क्या लाभ हुआ है? राज्य को कहीं लाभ नहीं हो रहा है।
आज आप सारे टेंडर पिछले 4 सालों के उठाकर देख लीजिए। जो बड़े बड़े ठेकेदार, छोटे ठेकेदार जो उत्तराखंड के हुआ करते थे, आज सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई गाजियाबाद की होगी, कोई लखनऊ की होगी, कोई हरियाणा की होगी, कोई हैदराबाद की होगी। उत्तराखंड के जो ठेकेदार थे जिनको हमने बड़ा करना चाहिए था, वो जाकर अन्य राज्यों में भी काम करें, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी ने उपनेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से नकारा है। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मैं 2002 से विधायक हूं और आज तक किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे विधायक निधि में कमीशन की बात करे। 2002 से विधायक जी, अब मेरी विधानसभा जाके आप मालूम कर लें, क्या किसी की हिम्मत होती है कि विधायक निधि में 1 पैसा कमीशन ले ले? देखिए, मैंने आपसे कहा, ये काम करने की अलग अलग आदमी के कल्चर होते हैं, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ अधिकारियों को जो इसका काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए और राजनेताओं को भी अपनी जो गरिमा समझनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ तो अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन पूरी चल पाएगी। बता दें कि उत्तराखंड का विशेष सत्र राज्य की 25 साल की यात्रा की समीक्षा और 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर केंद्रित था। लेकिन इस दौरान सदन के भीतर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई बड़े आरोप लगाए, तो वहीं अधिकारियों को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक बचाव करते नजर आए। पौड़ी में राज्य स्थापना सप्ताह के तहत रजत जयंती के मौके पर पेंशन जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पेंशन हितधारकों को पेंशन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर एटीओ अमर्त्य विक्रम सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम 9 नवंबर तक जनपद के सभी कोषागार और उप कोषागार में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें पेंशनर्स को योजनाओं के साथ ही प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पे, जिसकी सिल्वर जुबली है, 25वीं जयंती के अवसर पे हम कोषागार पौड़ी के द्वारा शासन के निर्देशानुसार 3 नवंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक पेंशनरों को जागरूक करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करें। सेकेंड, उसमें इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं पेंशनर्स के लिए, उसके बारे में बात हो रही है। और तीसरा जो है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 6 तारीख को निर्धारित है। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी से बचाव के लिए पेंशनरों को जागरूकता फैलाने के लिए बैंकों के साथ साथ पुलिस विभाग के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके 7 तारीख को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कुमार विश्वास उत्तरकाशी के गंगनानी पहुंचे। यहां उन्होंने यमुना नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की। साथ ही मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी मां यमुना के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के भक्त भी मौजूद रहे और भक्तों ने मां गंगा के जयकारे लगाए। महिला क्रिकेट लीग का इंतजार कर रही खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की माने तो राज्य में महिला क्रिकेटर्स को प्रोत्साहन देने के लिए अब देहरादून में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस लीग की शुरुआत 25 नवंबर से होगी और इसके अलावा पुरुष जिला क्रिकेट लीग 1 दिसंबर से शुरू होगी। खिलाड़ी निःशुल्क पंजीकरण फॉर्म भरेंगे और ट्रायल 23 से 24 नवंबर को होगा। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 अस्पतालों को सील किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश सिंह सोमवंशी ने बताया कि सुनहरा रोड स्थित कैलाश नर्सिंग होम और मां जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में गंभीर समस्या और खामियां मिली, जिस पर सील की कार्रवाई की गई। टीम ने मेट्रो सिटी हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ केयर के भी ऑपरेशन थिएटर सील किया और टीम ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लापरवाही कोई अगर मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है उस पर। यदि आती है तो नियम अनुसार जो भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और उनका आईसीयू बंद किया गया था, आईसीयू रोटी बंद की गई थी, समूह गए हुए थे जांच करने के लिए। काशीपुर मंडी समिति में एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल यहां किसानों ने धान खरीद में नंबर कटौती और अव्यवस्था को लेकर हंगामा किया। नाराज किसानों ने एसएमआई कार्यालय के बाहर अपने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नाराज किसानों ने आरोप लगाया कि उनका नंबर के बावजूद भी धान को नहीं खरीदा जा रहा है। रसूखदारों और किसान यूनियन से जुड़े लोगों के वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है।
वैसे तो जिस हिसाब से हमारे देश की राजनीति चल रही है, सरकार सुस्त है और किसान त्रस्त है। किसान सुबह से मंडी में सुबह 5:30-6 बजे हम पहुंचे हैं। हम अपना धान लेके आए हैं, हमारे पास पेपर जेन्युइन है, चाहे किसी भी पटवारी से चेक करवा लिया जाए। हमारे खेतों में धान था, धान का धान ही चढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, हम सुबह से आए, जिस हिसाब से पर्चियां कटी हैं उसी हिसाब से सीरियल वाइज हमारी पर्चियां जमा हुई हैं। हमारा आज का जो नंबर था वो था 73 और 74। हमारे काशीपुर के ब्लॉक में टोटल 76 मिलें आती हैं। अगर ये सीरियल वाइज भी पर्ची काटते तो जिसमें हमारा पहले राउंड में नंबर आ जाना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने सीरियल वाइज काटा। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे ट्रालियां आती जाएंगी या वहां पे चढ़ती जाएंगी वैसे वैसे पर्ची देते जाएंगे, जिसमें कई किसानों के ट्रैक्टर का भी नुकसान हुआ है, जिसमें से एक हमारा भी है। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला जैसे जैसे पर्चियां जमा हुई हैं हम वो भी उसी हिसाब से भी देते जाएंगे, या फिर जैसे जैसे ट्राली आती जाएगी हम पर्ची देख के ट्राली देख के पर्ची देते जाएंगे। उधर लक्सर में भी भारतीय किसान यूनियन क्रांति के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला और शुगर मिल गेट पर पहुंचकर धरना दिया। यहां किसानों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को रखा, साथ ही सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इस ज्ञापन में किसानों ने गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल और क्षेत्र में स्मार्ट मीटर न लगाए जाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। टोक बात है, उत्तराखंड सरकार से हमारी अपील है कि गन्ने का समर्थन मूल्य कम से कम 450 रुपए होना चाहिए। और दूसरा, जो किसानों के यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने ये ज्ञापन दिया है यहाँ पर शुगर मिल पे। यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। सांकेतिक धरना था इस गुट का, और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो गन्ना मूल्य है उसको 400 के पार बढ़ाया जाए, और उसके बाद अन्य और भी मांगे जैसे स्मार्ट मीटर को लेके है। और इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। तो हम इस ज्ञापन को अपने स्तर से आज ही इसको आगे की तरफ प्रेषित कर देंगे। रामनगर में प्रशासन ने कोसी नदी में खनन की प्रक्रिया को लेकर कमर कस ली है। वहीं खनन करवाने की जिम्मेदारी वन निगम को सौंपी गई है। ऐसे में वन निगम ने खनन की नई रणनीति को लागू किया है। वन निगम के आरएम हरीश पाल ने बताया कि इस रणनीति के तहत 10 टायर ट्रकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सिर्फ 6 टायर वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 191 वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं बंजारी फर्स्ट गेट पर खनन का काम रॉयल्टी के साथ शुरू किया गया। कोसी नदी में जो है हमारी एक गेट बंजारी फर्स्ट प्रारंभ हो चुका है, और बंजारी फर्स्ट में 191 6 टायरा हमने ओपन कर दिए हैं जो सुचारू खनिज की निकासी ले रहे हैं। और जहां तक 10 टायरा की बात है, हमने 10 टायरा इस वर्ष एक्सीडेंटल दृष्टिकोण से ग्रामीण एरिया से, क्योंकि माल वो भर के गुजरते हैं, उनको हमने प्रतिबंधित कर रखा है अभी अग्रिम आदेशों तक। नरेंद्रनगर में 9 दिनों तक चले कुंजापुरी पर्यटन मेले में आखिरी दिन बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शकों को अपने चुटीले संवादों से खूब लोटपोट किया। बता दें कि घर घर में देखी जाने वाली गुत्थी के द कपिल शर्मा शो के कई सीन को स्टेज पर हुबहू एक्ट किया, जिस पर दर्शकों ने ठहाके भी लगाए और वंस मोर की फरमाइश कर अपने चहेते कलाकार के साथ मेले की रात को यादगार बना दिया। हरिद्वार के उपजिला मेला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता को दिल्ली होम मिनिस्ट्री के नाम पर धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली होम मिनिस्ट्री का अधिकारी बताते हुए डॉक्टर गुप्ता की जेल भेजने की धमकी दी। और सीएमएस डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार ऐसे कॉल्स आ चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने इस कॉल्स को नजरअंदाज किया, हालांकि अब उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। ये मामला तो लगभग महीने 1.5 महीने चल रहा था। पूर्व में मेरे पास कॉल आया था कि हम दिल्ली वहाँ से बोल रहे हैं और आपकी ऐसे कोई फाइल है और जो पीएमओ को जानी है, उसके कारण आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उसके लिए आप दिल्ली मिल लो हमसे। मैंने ऐसे अज्ञान कॉल समझ के मैंने काट दिया, ब्लॉक मार दिया नंबर। फिर दोबारा भी आया कि गुप्ता जी आपने जवाब नहीं दिया है। मैंने उसके बाद भी मैंने कहा मैं बिजी हूँ, नेटवर्क इशू करके मैंने काट दिया और उसको नंबर को ब्लॉक कर दिया। कल फिर मेरा पास आया, गुप्ता जी आप सीएमएस है मेरा अस्पताल। मैंने कहा ना, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं अब यहाँ नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला। कह रहा हमको झूठ बोल रहे हो, आप जेल जाना है क्या? मैंने उसका फ़ोन कॉल काट के ब्लॉक कर दिया। इस संबंध में एसपी सिटी द्वारा मेरे को ब्रीफ किया गया है और तत्काल इस पूरे प्रकरण में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। जो भी लोग इसमें इस प्रकरण में जुड़े हैं या इस प्रकार की जो धमकी जिनके द्वारा दी गई है, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लक्सर कोतवाली में तैनात सिपाही को पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करना भारी पड़ गया। बता दें कि मामले पर संज्ञान लेते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सिपाही को निलंबित कर दिया। दरअसल खबरों की जानकारी के लिए पत्रकार ने सिपाही को फोन किया था, लेकिन नशे में धुत सिपाही अपना आपा खो बैठा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रजत जयंती के मौके पर आयोजित हुआ प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी ने की शिरकत, प्रवासियों को बताया राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में गूंजा डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। सत्ता पक्ष ने ठोस नीति बनाने पर दिया सुझाव। विपक्ष ने कहा एक वर्ग विशेष को किया जा रहा टारगेट। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उत्तराखंड आए बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मां यमुना में स्नान कर की पूजा। शीतकालीन प्रवास खरसाली में मां यमुना के किए दर्शन। महिला क्रिकेट लीग का खत्म हुआ इंतजार। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने लिया डिसीजन। 25 नवंबर से शुरू होगी पहली बार महिला क्रिकेट लीग। खिलाड़ी करें निःशुल्क पंजीकरण।